नमस्कार दोस्तों, वाणीश्री स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम दृष्टि आईएएस के करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि उत्तराखंड का है, फरवरी 2024 महीने का है। ठीक है, इससे पहले हमने अप्रैल और मार्च के महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट कवर कर लिया है। ठीक है, और हमने प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं उन सभी को अच्छे से देख लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फरवरी 2024 महीने का करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है हिम तेंदुए की दूसरी सबसे बड़ी आबादी हमें देखने को मिलती है उत्तराखंड में। भारत में हिम तेंदुए की आबादी का आकलन SPAI के अनुसार उत्तराखंड में 124 हिम तेंदुओं की उल्लेखनीय आबादी दर्ज की गई, जो कि लद्दाख जहां पर हमें देखने को मिलता है 477 के बाद उत्तराखंड का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना है कि जो उत्तराखंड का जो स्थान है हिम तेंदुए की आबादी को लेकर के वो दूसरा स्थान है। तो आइए हम देख लेते हैं स्नो लियोपार्ड के बारे में, जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हैबिटेट की। तो ये बेसिकली देखने को मिलते हैं सेंट्रल और सदर्न एशिया में। ठीक है, 12 रेंज कंट्रीज इनके हैं। इंडिया की बात करें तो वेस्टर्न हिमालयाज, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, और ईस्टर्न हिमालय की बात करें तो उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। यदि हम मेजर साइट्स की बात करें तो हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में देखने को मिलता है, और इसे स्नो लियोपार्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी माना जाता है। ठीक है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, गंगोत्री नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में देखने को मिलता है, और कांगजंग जोंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में देखने को मिलता है। तो ये स्नो लियोपार्ड के बेसिकली मेजर साइट्स हैं। यदि हम प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो IUCN रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल आते हैं। ठीक है, CITE इसमें साइट्स में अपेंडिक्स 1 में इनका स्थान है, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल 1 में ये आते हैं। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना है। यदि हम इनके थ्रेड्स की बात करें तो इनके लिए जो थ्रेड्स हैं बेसिकली ह्यूमन स्नो लियोपार्ड कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है, क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ प्रे एंड हैबिटेट, और पोचिंग जो कि इनका शिकार किया जाता है। ठीक है, यदि हम इनके कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें तो ग्लोबल स्नो लियोपार्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम चलाया जाता है। ठीक है, हिमल संरक्षक कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम चलाया जाता है, प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड एफर्ट्स चलाए गए हैं। ठीक है, स्नो लियोपार्ड कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। तो प्रीलिम्स के लिए तो ध्यान रखना है इनके हैबिटेट, मेजर साइट्स के बारे में, इनका स्टेटस क्या है। ठीक है, बाकी मेंस के लिए ध्यान रखिएगा कि इनके थ्रेड्स क्या हैं और कंजर्वेशन एफर्ट्स इनके लिए क्या किए गए हैं। ठीक है, और इन बातों को तो ध्यान रखना ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तो देख लेते हैं। यदि इनकी स्थापना की बात करें तो वर्ष 1989 में इसकी स्थापना की गई, और यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा 1989 में इसकी स्थापना की गई, और यह उत्तरकाशी जिले में यह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर पर गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख इस पार्क के अंदर ही स्थित है। इस बात को भी ध्यान रखना है। इस उद्यान के तहत आने वाला क्षेत्र गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य के बीच एक जीवंत निरंतरता बनाता है। यह उद्यान घने शंकुधारी वनों से घिरा हुआ है, जिनमें हमें देखने को मिलते हैं समशीतोष्ण वन। इस पार्क की सामान्य वनस्पतियों में ये ध्यान रखना है चीड़ पाइन, देवदार, फर, स्प्रूस, ओक, ये बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं। तो ये प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा। जीव जंतु की बात करें तो यहाँ पर हमें नीली भेड़, काले भालू, भूरे भालू, हिमालयन मोनाल, हिमालयन स्नोकॉक, हिमालयन लहर तहर, कस्तूरी मृग और हिम तेंदुए पाए जाते हैं। तो इन बातों को भी ध्यान रखिएगा, बेसिकली ये दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां हैं। ठीक है, अगला ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए, वो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसकी स्थापना की बात करें तो वर्ष 1988 में इसकी स्थापना हमें देखने को मिलती है।
ठीक है। और इसे वर्ष 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह रिजर्व विविध प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का निवास स्थान है। यहाँ पर हमें कई लुप्त प्राय प्रजातियां जैसे कि हिम तेंदुआ, एशियाई काला भालू, हिमालय कस्तूरी हिरण और नीली भेड़ देखने को मिलते हैं। ठीक है। यदि हम यहाँ पर जनजातियों की बात करें तो भोटिया और जोहरी जैसे कई स्वदेशी समुदायों का निवास स्थान भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। तो इन बातों को प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा। और बाकी मेंस के लिए ये ध्यान रखना है कि इनके लिए थ्रेट्स क्या है। ठीक है। इनके लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से कंजर्वेशन एफर्ट्स चलाए हैं, इनका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, तो इन सभी बातों को मेंस के लिए ध्यान रखना है। और बाकी इनका हैबिटेट क्या है, इनके साइट्स क्या है, इनका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, तो ये प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव ये हमें देखने को मिली। ठीक है। वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी राधा रतूड़ी को उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। अब ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एक तो महिला है, ऊपर से ही पहली महिला है उत्तराखंड की जो कि मुख्य सचिव के रूप में हमें देखने को मिली। ठीक है। वर्ष 1988 बैच के आईएएस अधिकारी रतूड़ी ने किनका स्थान लिया है, तो सुखबीर सिंह संधू का स्थान लिया है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनसे पहले कौन रहे। ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला है उत्तराखंड में आदिवासियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड से छूट दी जाएगी। हमने मार्च के करंट अफेयर्स में देख लिया था कि जो यूसीसी है, ठीक है, बेसिकली इसे कानून बन गया है। ठीक है। तो इसके अलावा जो भी फैक्ट्स होंगे तो हम फरवरी के करंट अफेयर्स में देख लेंगे। ठीक है। तो बेसिकली चर्चा में क्यों है, राज्य विधानसभा में पेश किया जाने वाला प्रस्तावित उत्तराखंड समान नागरिक संहिता राज्य की आदिवासी आबादी को इसके प्रावधानों की से पूरी तरह छूट देने के लिए तैयार है। ठीक है। इसके मुख्य बिंदु क्या है, उत्तराखंड की आबादी में लगभग 2.9% आदिवासी हैं, जिनमें जौनसारी, भोटिया, थारू, राजी और बुक्शा प्रमुख हैं। पहाड़ी राज्य में कुछ जनजातियों के बीच बहुपत्नी और बहुविवाह भी प्रचलित प्रथा है। ठीक है। बेसिकली क्या हुआ था कि जो यूसीसी समिति थी तो इन्होंने इन आदिवासी समुदायों से बातचीत की थी, तो जिनसे ये बात निकल के आई कि इनको बेसिकली यूसीसी में छूट दी जाएगी। ठीक है। तो देख लेते हैं। हालांकि सभी राज्यों विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में आदिवासी और जातीय समुदायों ने खुले तौर पर किसी भी नागरिक संहिता को लागू करने का विरोध व्यक्त किया है जो उनके रीति रिवाजों तथा जीवन के सदियों पुराने तरीकों को प्रभावित कर सकता है। ठीक है। आगे देखें तो मुसलमानों के लिए तलाक और पुनर्विवाह पर हलाला, इद्दत व खुला विकल्प पर नए कोड के तहत अवैध होंगे। ठीक है। जिसमें केवल न्यायालयों में कानूनी कार्रवाई के माध्यम से तलाक तथा पुनर्विवाह की आवश्यकता होगी। राज्य का कोड लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को अनिवार्य करेगा तथा पैदा हुए बच्चों के लिए पूर्ण उत्तराधिकार की मांग करेगा। तो बेसिकली ये सारी बातें हमें यूसीसी में देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो इसमें बात ये ध्यान रखना है कि जो आदिवासी समुदाय है तो उनको एक तरीके से छूट दी गई है। ठीक है। और बाकी जो भी फैक्ट्स होंगे इसमें आगे भी आएंगे, उन्हें भी देख लेंगे। ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो यूसीसी है तो इसमें कौन कौन से एरियाज को कवर किया गया है। ठीक है। एक तो मैरिज है, डाइवोर्स है, मेंटेनेंस है, इनहेरिटेंस है, एडॉप्शन है और सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी है। तो इन बात को भी ध्यान रखना है। प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए तो है ही, लेकिन प्रीलिम्स के लिए इन बातों को ध्यान रखना है कि इनमें कौन कौन से एरियाज को कवर किया गया है। तो मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एंड सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखिए जनजातियों के बारे में, क्योंकि यह न्यूज़ में है तो इन्हें हम देख लेते हैं। तो बेसिकली उत्तराखंड की बात करें तो मुख्य रूप से 5 प्रमुख समूह शामिल हैं, जिनमें जौनसारी जनजाति है, थारू जनजाति है, राजी जनजाति है, बुक्सा जनजाति है और भूटिया शामिल हैं। ठीक है। जनजातीय आबादी का मुख्य संकेंद्रण ग्रामीण क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। कुल आदिवासी आबादी का लगभग 94.50%
ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और शेष हमें देखने को मिलता है शहर में। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो थारू जनजातीय राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में जनजातीय आबादी का कम से कम प्रतिशत है और उत्तराखंड की इन जनजातियों को भारत के संविधान में अनुसूचित किया गया है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे है उत्तराखंड में बर्फबारी। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। अब बेसिकली इसमें ध्यान रखना है, भारत मौसम विज्ञान विभाग, हमने इसको कई बार डिस्कस कर लिया है। ठीक है, मार्च के महीने में भी डिस्कस किया था, अप्रैल में भी डिस्कस किया था, कोई नहीं, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। यदि हम इसकी स्थापना की बात करें तो वर्ष 1875 में इसकी स्थापना हुई और यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है और मौसम विज्ञान तथा संबंध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है। ठीक है, यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इसका मुख्यालय हमें कहाँ देखने को मिलता है? नई दिल्ली में। और यह 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान जो केंद्र है विश्व के, उनमें से एक है। ठीक है, अगला जो न्यूज है वो पश्चिमी विक्षोभ के बारे में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में, इसको देख लेते हैं। तो बेसिकली होते क्या है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ ऐसे तूफान हैं जो कैस्पियन या भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। अभी देखिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो पश्चिमी विक्षोभ जो तूफान होते हैं ये बेसिकली हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, इनका उद्गम स्थान कहाँ है, उत्पन्न कहाँ से होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि कैस्पियन या भूमध्य सागर में ये उत्पन्न होते हैं तथा उत्तर पश्चिम भारत में गैर मानसूनी वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। मानसून पीरियड में नहीं होते, लेकिन ये हमें गैर मानसूनी वर्षा के रूप में देखने को मिलते हैं और जो कि उत्पन्न होते हैं कहाँ पर? कैस्पियन और भूमध्य सागर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले इस निम्न दबाव के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में चिन्हित किया जाता है, जो उत्तर पश्चिम भारत में अचानक वर्षा, बर्फबारी एवं कोहरे के लिए जिम्मेदार है। बेसिकली ये हमें इंडिया में ठंड के दिनों में देखने को ये प्रायः मिल जाते हैं। ठीक है, यदि हम इनके अर्थ की बात करें तो WD यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो यह विक्षोभ पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, विक्षोभ का तात्पर्य विक्षुब्ध क्षेत्र या कम हवा वाले दबाव क्षेत्र से है। किसी क्षेत्र की वायु अपने दाब को सामान्य करने का प्रयास करती है, जिसके कारण प्रकृति में संतुलन विद्यमान रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उत्तराखंड कैबिनेट ने UCC ड्राफ्ट रिपोर्ट की मंजूरी दी। देखिए हमने मार्च के महीने में देख लिया था कि बेसिकली जो UCC है ये अब कानून बन गया है। हमारे राष्ट्रपति ने अपनी सहमति भी दे दी है। तो बेसिकली हमने जो इसमें स्पेशल जो बातें थी उनको नहीं देखा था, तो फरवरी के महीने में कई सारी बातें हमें देखने को मिलेंगी, उन्हें अच्छे से देख लेना है। ठीक है, तो उत्तराखंड कैबिनेट ने UCC ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी। देख लेते हैं क्या लिखा है। राज्य कैबिनेट द्वारा UCC पैनल की मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी देने के बाद उत्तराखंड ने स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने वाला पहला राज्य बनने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। बेसिकली बन गया है। ठीक है, अब बेसिकली है क्या? समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। बेसिकली यदि हम बात करें तो जो UCC है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये हमें DPSP में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि पार्ट 4 में है और आर्टिकल उसके हैं आर्टिकल 36 to 51, और ये DPSP में हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 44 में। इसमें क्या बोला गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में से एक है और अनुच्छेद 44 का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा को मजबूत करना है। अब इसमें आपको एक बात रिवाइज कर लेनी है, DPSP अच्छे से रिवाइज कर लेना है, उनमें जो भी आर्टिकल्स है उनको अच्छे से देख लेना है और जो भी आर्टिकल्स अमेंडमेंट के संशोधन के जरिए उसमें इंक्लूड किए गए उन्हें भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये न्यूज़ में है तो पूरी संभावना है कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा जो DPSP होते हैं ये बेसिकली नॉन इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं,
ठीक है, ये इन्फोर्सेबल नहीं होते। ये बेसिकली एक तरीके से मॉरल ड्यूटीज़ हैं गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट्स की, ठीक है, और हमारे जो सरकार है उनका एक नैतिक दायित्व है कि वो इन बातों को, इन दिशा निर्देशों को पालन करें और देश में लागू करने का कार्य करें, ठीक है। अगला है उत्तराखंड में ने नई फिल्म नीति को मंजूरी दी, ठीक है, तो देख लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य में स्थानीय फिल्में बनाने वालों के लिए सब्सिडी बढ़ाने हेतु नई फिल्म नीति को मंजूरी दी है। तो देख लेते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या है। आधिकारिक बयान के मुताबिक उत्तराखंड सरकार ने राज्य में गढ़वाली, ये ध्यान रखना है, गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी फिल्में बनाने वालों के लिए सब्सिडी 8 गुना बढ़ा दी है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में, अभी ध्यान रखना है कि जो 8 शेड्यूल है हमारे संविधान का, ठीक है, उसमें कितनी भाषाएं हैं, तो याद रखिएगा उसमें 22 भाषाओं का प्रावधान है। में राज्य में फिल्मों की शूटिंग करने वालों के लिए सब्सिडी कितनी कर दी गई, दोगुनी कर दी गई है। फिल्म सब्सिडी सरकारी हस्तक्षेप का एक रूप है जो फिल्म निर्माताओं, उत्पादन कंपनियों और स्टूडियो को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ठीक है। वित्तीय सहायता के सबसे सामान्य रूप हस्तांतरणीय कर साख, ट्रांसफरेबल टैक्स क्रेडिट्स और बिक्री तथा उपयोग कर छूट है। तो बेसिकली एक तरीके से फिल्मों को प्रमोट करने की बात की जा रही है, यह ध्यान रखिएगा। गढ़वाली, कुमाऊनी और जो सारी फिल्में, ठीक है, जो कि एक तरीके से सांस्कृतिक सभ्यता जो भी है किसी स्टेट स्पेसिफिक की, उसको प्रमोट करते हैं। तो इस तरीके से सरकार इस तरीके का कार्य करती है, उनको प्रमोट करने का काम करती है। तो हम देख लेते हैं जो 8वीं अनुसूची है उसके बारे में। इस अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है, ठीक है। 8वीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है, इसमें इन दो बातों को देख लेना है। अनुच्छेद 344 में क्या बोला गया है कि संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 351 यह हिंदी भाषा को विकसित करने के लिए इसके प्रसार का प्रावधान करता है ताकि यह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कार्य कर सके। अब जो बात याद रखनी है कि वो 22 भाषाएं हैं, तो बेसिकली 22 कौन कौन सी भाषाएं हैं। कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से जो कि 8 शेड्यूल में है कौन सी भाषाएं इसमें शामिल हैं या कौन सी भाषाएं इसमें शामिल नहीं है। तो इन बातों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। देख लेते हैं कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। अच्छा, ये तो हो गए कि जो कि हमारे 8 शेड्यूल में है 22 भाषाएं हैं, ठीक है, इनको तो ध्यान रखना ही है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है इसको भी ध्यान रखना है कि हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। इनसे भी संबंधित प्रश्न देखने को कई बार मिल जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तमिल है, ठीक है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, संस्कृत है, कन्नड़ है और उड़िया है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़ और उड़िया। ये तो ध्यान रखना ही है कि 22 भाषाएं कौन सी हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन सी भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेज में आती हैं। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिली, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। 4 फरवरी को न्यायमूर्ति रितु बाहरी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, ठीक है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने जस्टिस बाहरी को पद की शपथ दिलाई। तो ये याद रखिएगा कि कौन शपथ दिलवाते हैं, तो स्टेट के राज्यपाल। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। महाधिवक्ता की बात करें तो भारत के संविधान के भाग 6 में अध्याय 2 कार्यपालिका का जो टॉपिक आता है उसमें 165 अनुच्छेद राज्यों के लिए महाधिवक्ता के कार्यालय का प्रावधान करता है। तो इन आर्टिकल्स को ध्यान रखना है। अनुच्छेद 165
उसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, जिसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य होना चाहिए। तो योग्यता भी ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। महाधिवक्ता अपने आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में राज्य के भीतर किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का अधिकारी होता है। महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। अब इसमें ध्यान रखना है कि बोलने और भाग लेने का तो अधिकार है राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। तो इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि बोलने का अधिकार भी है, भाग लेने का अधिकार भी है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। तो कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में ये बातें डाल दी जाती हैं कि उनको वोट देने का भी अधिकार होता है। तो आपको क्या काम करना है कि जब भी हम इन करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं तो इनके साथ तो इसके पीछे का जो स्टैटिक पोर्शन है, जो आर्टिकल्स हैं, उनको भी अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए साथ ही साथ, ठीक है, ताकि अलग से रिवाइज नहीं करना पड़े और इसे समझने में और करंट अफेयर्स के साथ कोरिलेट करने में एक तरीके से आसानी हो जाती है, ठीक है। तो इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगला है उत्तराखंड का मौसम, लुढ़का पारा, पहाड़ी जीवन स्थगित। तो बेसिकली इसमें तो कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी ये ध्यान रखना है, अच्छा हमने देख लिया है आईएमडी के बारे में, ठीक है, और ये भी हमने देख ही लिया था, ये जो धाम है अपने करंट अफेयर्स में अप्रैल और मार्च के महीने में, तो वहाँ से इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता विधेयक की मुख्य विशेषताएं, ठीक है, बेसिकली देख लेते हैं क्या है। तो हाल ही में राज्य द्वारा नियुक्त पैनल ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद उत्तराखंड राज्य विधानमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया, ठीक है। तो आज़ादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बेसिकली अब तो अकाउंट बन ही गया है, ठीक है, लेकिन इसके जो मुख्य बिंदु हैं, विशेषताएं हैं, उनको देख लेते हैं। तो अभी हमने देखा ही था कि विधेयक में आदिवासी समुदाय को दायरे से बाहर रखते हुए सभी नागरिकों के लिए, उनके अलावा जो कि आदिवासी से संबंधित नहीं है, सभी नागरिकों के लिए उनकी धार्मिक संबद्धता की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, संपत्ति की विरासत और सहवास पर एक समान कानून का प्रस्ताव बेसिकली इसमें किया गया है, ठीक है। तो हमने देख ही लिया कि संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। डीपीएसपी में आते हैं, पार्ट 4 में है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। विधेयक का उद्देश्य लिव इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने की बाध्यता लगाकर उन्हें विनियमित करना है, ठीक है। यदि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े अपना बयान प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उन्हें नोटिस दिया जाएगा, जिसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू किया जा सकता है। धारा 4 के अनुसार विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवन साथी जीवित न हो तभी वह विवाह मान्य होता है। इस प्रकार का यह धारा द्विविवाह या बहुविवाह पर रोक लगाती है। तलाक के संबंध में देखें तो पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं। धारा 28 तलाक की कार्यवाही शुरू करने पर रोक लगाती है जब तक कि शादी को 1 वर्ष न हो गया हो, ठीक है। हालांकि एक अपवाद बनाया जा सकता है यदि याचिकाकर्ता को असाधारण कठिनाई का सामना करना पड़ा हो या यदि प्रतिवादी ने असाधारण भ्रष्टता का प्रदर्शन किया हो, ठीक है। विवाह और तलाक को नियंत्रित करने वाली मौजूदा मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रथाएं जैसे निकाह हलाला, इद्दत एवं 3 तलाक को स्पष्ट रूप से नाम दिए बिना विधेयक के तहत अपराध घोषित कर दिया गया है। यह विधेयक सभी वर्गों के बेटों और बेटियों के लिए समान संपत्ति अधिकारों का विस्तार करता है। विधेयक LGBTQ+ समुदाय के सदस्यों को इसके दायरे से, बेसिकली ये जो कम्युनिटी है तो इनको इस दायरे से बाहर रखा गया है, ठीक है, और केवल विषम लैंगिक संबंधों पर लागू होता है। तो इनको आप भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। मेंस के लिए आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो डीपीएसपी है, कौन से पार्ट में आता है, कितने आर्टिकल्स हैं, क्या अमेंडमेंट हुए हैं, क्या संशोधन हुए हैं, ठीक है, ये 44 आर्टिकल है, ठीक है। इन सभी बातों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे है उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा देखने को मिली। तो बेसिकली इसमें देख लेते हैं शूट एट साइट होता क्या है, ठीक है। तो राज्य सरकार ने आगे की हिंसा को रोकने के लिए हल्द्वानी और अन्य संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया था। देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया। तो बेसिकली इस बारे में देख लेते हैं। यह एक ऐसा शब्द है जो एक ऐसे आदेश को
संदर्भित करता है जो पुलिस या अन्य सुरक्षा बलों के आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना किसी चेतावनी या गिरफ्तार करने के प्रयास के गोली मारने का अधिकार दे देता है। इस आदेश का उपयोग केवल अत्यंत दुर्लभ और खतरनाक स्थितियों में किया जाता है, जब अधिकारियों को लगता है कि सार्वजनिक शांति तथा सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है एवं जब घातक बल बिल्कुल आवश्यक है। अभी यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में इस तरीके का जो आदेश वो किया जाता है। तो उसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं सीआरपीसी में, ठीक है। तो आप एक बार खुद से भी देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है। तो आज हमने कुछ करंट अफेयर्स को देख लिया है फरवरी महीने के, ठीक है। इसके आगे के करंट अफेयर्स को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए हमने दोनों बातों को देखने की कोशिश की कि जो कि प्रीलिम्स के लिए क्या महत्वपूर्ण है, मेंस के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, इसके आगे के करंट अफेयर्स को देखेंगे। थैंक यू सो मच।